दोस्तों, आप सभी के इस कहानी के दूसरे भाग में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। जिन लोगों ने इस कहानी के पहले भाग को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आज शब्द बहुत हल्का महसूस कर रहा था। हर रोज़ बाड़ी की वजह से उसे जो एक बेचैनी सी महसूस होती थी, आज वो काफ़ी हद तक कम थी। उसके कानों में अब तक बाड़ी के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे और उसका दिल एक बार फिर से बाड़ी की आवाज़ सुनने को तरस रहा था। शब्द बार बार अपने दिल को समझा रहा था, पर उसका दिल आज उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। बहुत कोशिश करने पर भी जब शब्द अपने दिल को नहीं समझ पाया तो उसने ना चाहते हुए भी अपना फ़ोन उठा लिया और घर का नंबर डायल किया। रिंग जा रही थी और वही शब्द जो हमेशा से प्रार्थना करता था कि बाड़ी फ़ोन ना उठाए, आज ही प्रार्थना कर रहा था कि बाड़ी ही फ़ोन उठाए। 3-4 घंटियों के बाद किसी ने फ़ोन उठाया और शब्द की धड़कनें बढ़ने लगी। कुछ पल के लिए दोनों एकदम खामोश हो गए। फिर बाड़ी ने ही शुरुआत करते हुए धीमी सी आवाज़ में कहा, हेलो कौन? मैं बोल रहा हूँ, मम्मा है घर पर? बाड़ी को दूसरी तरफ पाकर शब्द ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं भी बात करवाती हूँ। बाड़ी ने खुश होकर कहा तो शब्द घबराते हुए बोला, अब नहीं, बात नहीं करनी थी, बस पूछना था। जी, बाड़ी ने चौंक कर कहा और फिर मन ही मन सोचने लगी, इन्हें क्या हुआ है? माँ तो इस वक्त घर पर ही होती हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जी हाँ, बस पूछना था कि मैं मम्मा के लिए कुछ लेने जा रहा था ना, वही। नहीं, लेकर आ रहा हूँ, इसीलिए अब रखता हूँ, बाय। शब्द ने हड़बड़ाते हुए अपनी बात पूरी की और फिर जल्दी से फ़ोन काट दिया। बाड़ी भी फ़ोन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सोचने लगी, इन्हें अचानक से हो क्या गया? स्टूपिड, ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि मम्मा के लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ। अब वो मम्मा को बता देगी और मम्मा खुश होकर मेरा इंतज़ार करेंगी। यार, अब तो कुछ न कुछ लेकर घर जाना ही पड़ेगा, वो भी अभी। ये सोचकर शब्द ने अपना सिर पीट लिया और आधे घंटे में शब्द अंकित को बोलकर घर के लिए निकल गया। रास्ते में से उसने मीरा के लिए उसका फेवरेट पिज़्ज़ा भी ले लिया। मीरा, ऋषभ और सा हॉल में बैठे हुए थे। तब तक शब्द पिज़्ज़ा लेकर वहाँ पहुँच गया। उसे ऑफिस टाइम से पहले ही घर पर देख सब लोग हैरान रह गए। अरे, तो इस वक्त घर पर कुछ भूल गया था क्या? मीरा ने चौंक कर पूछा तो शब्द मुस्कुराते हुए बोला, नहीं माँ, वो आज लंच के लिए डोमिनोज़ गया था तो सोचा आपके लिए आपका फेवरेट पिज़्ज़ा लेता चलूँ। पर बेटा, ये तो तू होम डिलीवरी से भी भेज सकता था ना, इसके लिए इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? मीरा ने खुश होकर कहा। शब्द सोच में पड़ गया, अब क्या बोलूँ? कुछ देर सोचने के बाद शब्द बहाना बनाते हुए बोला, वो मम्मा, दरअसल आज ना तेरे हाथों के गोभी के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए आ गया। शब्द ने पहले कभी झूठ नहीं बोला था, इसीलिए वो पहले ही झूठ में पकड़ा गया। पर बेटा, अभी तो तूने कहा कि तू लंच करके आ रहा है। मीरा ने कहा तो शब्द ने एक और झूठ बोल दिया, मैंने कब कहा कि मैं लंच करके आ रहा हूँ? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मैं लंच के लिए गया था, पर फिर आपके हाथ के बने पराठे याद आ गए और मैं चला आया। प्लीज़ मम्मा, अब आप ये सवाल जवाब करना बंद करिए और जल्दी से मेरे लिए पराठे बनाइए। अच्छा बाबा, ठीक है, तो जाके फ्रेश हो जा, तब तक मैं पराठे बनाती हूँ, मीरा ने कहा तो शब्द झल्लाते हुए अपने कमरे में चला गया और सारे लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने चेक किया, आज सूरज पूरब से ही निकला है ना? मीरा ने हंसते हुए कहा, सूरज तो पूरब से ही निकलता है, पर पता नहीं ये शेर आज भीगी बिल्ली कैसे बना हुआ है? ऋषभ ने कहा तो त्रिशा हंसते हुए बोली, वो इसलिए अंकल क्योंकि आपका शेर अब बहुत जल्दी किसी के प्यार जाल में कैद होने वाला है। शब्द जैसे ही कमरे में पहुंचा तो देखा वाणी बेड पे बैठकर अनोखी के साथ खेल रही थी, उस छोटी सी बच्ची के साथ। वाणी भी बिल्कुल छोटी बच्ची बन गई थी। शब्द थोड़ी देर के लिए उसे यूं ही देखता रहा, फिर अचानक से खुद को संभालते हुए अंदर आ गया। उसे देखते ही वाणी के चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आ गई। आप जल्दी आ गए आज, वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा तो शब्द फ़ोन पे बताया तो था, कहकर बाथरूम में चला गया
और बाड़ी अनोखी को गोद में लेकर कबर्ड से उसके लिए कपड़े निकालने लगी। 5 मिनट बाद शब्द बाहर आया तो देखा कि बाड़ी अनोखी को गोद में लेकर उसके कपड़े ढूंढने की कोशिश कर रही है, पर अनोखी बार बार अपने हाथ पर चलाकर उसका ध्यान भटका रही थी। रहने दो, मैं निकाल लूँगा, शब्द ने कहा तो बाड़ी डरते हुए बोली, नहीं, मैं निकाल देती हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है मुझे कि अगले 4-5 दिन में निकाल ही लोगी तुम, शब्द ने मुंह बनाते हुए कहा तो बाड़ी उदास होकर पीछे हट गई और शब्द कपड़े लेकर फिर से बाथरूम में चला गया। बाथरूम से निकलकर शब्द जैसे ही बाहर आया, उसका पैर ज़मीन पे गिरे हुए अनोखी के खिलौनों पे पड़ गए, पर इससे पहले कि वो फिसल कर गिरता, बाड़ी ने आकर उसे संभाल लिया और शब्द हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। आप ठीक तो हैं ना? बाड़ी ने घबरा कर पूछा तो शब्द उससे अपनी नज़रें हटाकर संभलते हुए बोला, हाँ, मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए शब्द जैसे ही जाने लगा, बाड़ी के मुंह से चीख निकल गई। उफ, व्हाट? शब्द ने उसे घूरते हुए पूछा। मेरे बाल, बाड़ी ने दर्द भरे स्वर में कहा तो शब्द ने देखा कि बाड़ी के बाल उसकी शर्ट के बटन में उलझे हुए हैं। बांध के नहीं रख सकती? शब्द ने उसे घूरते हुए कहा तो बाड़ी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, सॉरी, अब से बांध कर रखूँगी। अब मुंह बनाती रहोगी या निकालोगी भी? मेरे पास पूरा दिन नहीं है यहाँ खड़े होने के लिए, शब्द ने खींच कर कहा तो बाड़ी दुखी स्वर में बोली, जी निकालती हूँ। बाड़ी डरते हुए जल्दी से अपने बाल निकालने की कोशिश करने लगी। शब्द की नज़र इधर उधर घूमने के बाद फिर से बाड़ी पे आकर रुक गई। बाड़ी बहुत घबराई हुई लग रही थी और उसके चेहरे से उसके अंदर का डर साफ साफ नज़र आ रहा था। वो जल्दी से जल्दी बालों को बटन से आज़ाद करना चाहती थी, क्योंकि वो शब्द के बर्ताव से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो जानती थी कि अगर अगले 5 सेकंड में उसने बाल नहीं निकाले तो शब्द फिर से उस पर बरसना शुरू कर देगा, और उसी डर और जल्दबाजी की वजह से उसके बाल निकलने की जगह और भी उलझते जा रहे थे। बाड़ी के चेहरे का रंग भी धीरे धीरे उड़ता जा रहा था, पर आज शब्द को उसका डरा हुआ चेहरा देख गुस्सा नहीं बल्कि अफसोस हो रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि बाड़ी के इस बेवजह के डर की वजह उसका बेवजह का गुस्सा ही है, जो हर वक्त उस पर करता रहता है। उसकी तकलीफ़ के पीछे वो बेवजह की सज़ा है जो वो हर रोज़ बाड़ी को देता रहता है। कितना प्यार करती है वो उससे, कितना ख्याल रखती है वो उसका, और बदले में वो उसे क्या देता है। ये डर, ये आंसू, ये सारी बातें सोचकर शब्द के हाथ अपने हाथ की बटन की तरफ बढ़ने लगे और वो भी बाड़ी के बाल निकालने की कोशिश करने लगा। बाड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए अपने हाथ हटा लिए और शब्द ने धीरे धीरे करके उसके बाल निकाल दिए। थैंक यू, बाड़ी ने मुस्कुरा कर कहा तो शब्द भावहीन होकर बोला, पर अगली बार से बांध कर रखना। शब्द कमरे से बाहर आ गया और उसे देखते ही मीरा उठकर उसके लिए पराठे सर्व करते हुए बोली, चल आजा, पराठे बन गए हैं। ये सुनकर शब्द सोच में पड़ गया, यार ये मम्मा भी कितनी फास्ट है। अभी तो लंच किया था मैंने, पेट में 1% भी जगह नहीं है, कैसे खाऊंगा पराठे? मम्मा इतनी जल्दी बन गए? शब्द ने एक बेवकूफ़ी भरी सवाल किया तो मीरा मुस्कुरा कर बोली, हाँ, वो तुझे जोरों की भूख लगी थी ना, इसलिए बहुत जल्दी बनाया। तू खाना और बता कैसे बनी है। हाँ मम्मा, खाता हूँ, कहकर शब्द ने पराठे को घूरते हुए बड़ी मुश्किल से एक टुकड़ा खाया और मीरा वहीं उसके पास वाली कुर्सी पे बैठ गई। कैसा है? मीरा ने पूछा तो शब्द बुदबुदाया, बहुत अच्छा है, पर पेट ऑलरेडी इतना भरा है कि एक टुकड़ा भी जहर जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा है माँ, आपके हाथों में तो जादू है, शब्द ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पे मुस्कान लाते हुए कहा तो मीरा खुश होकर बोल पड़ी, तो जल्दी खाना। मीरा उसे ज़बरदस्ती पराठे खिलाने लगी और तब तक बाणी वहाँ आ गई। शब्द के चेहरे के भावों से वो समझ गई कि शब्द को भूख नहीं लगी है। मम्मा बस मेरा पेट भर गया, शब्द ने पेट पे हाथ रखते हुए कहा तो मीरा मुंह बनाते हुए बोली, अरे अभी तो तूने आधा पराठा भी नहीं खाया, अभी कैसे भर गया? तू सच बता, पराठा अच्छा नहीं बना है क्या?
नहीं मम्मा, बहुत अच्छा बना है, शब्द ने कहा तो मीरा आंखें दिखाते हुए बोली। फिर इससे पहले शब्द कुछ कहता बाणी बोल पड़ी, माँ वो अनोखी को पता नहीं क्या हुआ है, बहुत रो रही है, तिरसा के पास भी चुप नहीं हो रही, आप प्लीज़ आकर देखिए ना, इन्हें खाना मैं सर्व कर दूँगी, इतना क्यों रो रही हैं, मैं अभी जाकर देखती हूँ, तो इसे अच्छे से खाना खिलाना, बहुत भूख लगी है इसे। बाड़ी को हिदायत देकर मीरा वहाँ से चली गई। मीरा के जाते ही बाड़ी ने शब्द की प्लेट से पराठे हटा दिए और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए किचन में चली गई। शब्द हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पानी पीने लगा और मन ही मन सोचने लगा, इसे कैसे पता चला। सिर्फ 6 महीने से आपके 6 महीने से सिर्फ आपके एक्सप्रेशन देखकर आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ। अब तो आपको देखकर ही पता चल जाता है कि आपके दिमाग में किस वक्त क्या चल रहा है। ये सोचकर बाणी मुस्कुराई और फिर अपना काम करने लगी। रात के 1 बज रहे थे और शब्द फिर से लैपटॉप खोल कर अपने बेड पे बैठ गया। उसके दिमाग में अभी तक सुबह की बातें घूम रही थी, इसीलिए वो अपने काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। ओ गॉड, ये क्या होता जा रहा है मुझे, क्यों मैं बार बार बाड़ी के बारे में सोच रहा हूँ। 6 महीने से वो मेरे साथ है, आज तक तो कभी मैंने उसे इतनी तवज्जो नहीं दी, आज तक वो मुझे कभी उसकी फिक्र नहीं हुई। फिर अब अचानक मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, अचानक मुझे उसकी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ही मैं पागल हो रहा हूँ। शब्द अभी अपनी उलझनों में ही उलझा हुआ था, तब तक बाणी भी कमरे में आ गई। उसके अंदर आते ही शब्द की नज़र बहुत रोकने के बाद भी उस पर चली ही गई। बाणी कबर्ड से अपनी नाइट ड्रेस निकाल कर बाथरूम में चली गई और उस दौरान सबकी नज़रें लगातार चुपके चुपके उसका पीछा करती रही। मैं इसे क्यों घूर रहा हूँ, ये हो क्या रहा है मुझे। जिस इंसान की शक्ल से भी मैं नफ़रत करता था, आज उसे घूरे जा रहा हूँ, वो भी बिना किसी वजह के। हे भगवान, इससे पहले मेरे साथ कुछ और गड़बड़ हो, मैं सो जाता हूँ। ये सोचते हुए शब्द अपना कंबल ओढ़ कर सोने लगा। तभी अचानक बाड़ी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। चीख सुनकर शब्द तुरंत उठकर बाथरूम की तरफ भागा और दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। उफ, लग गई मुझे। अंदर से बाड़ी की दर्द भरी आवाज़ आई। बाट, पर कैसे, शब्द ने परेशान होकर पूछा तो बाड़ी डरते हुए बोली, पता नहीं कैसे, सावर जल ज़मीन पे गिरा हुआ था, मैंने देखा ही नहीं और मैं फिसल गई। ये सुनकर शब्द को याद आया कि थोड़ी देर पहले उससे ही गलती से सावर जल ज़मीन पे गिर गया था। बाड़ी को उसकी वजह से चोट लगी, ये जानकर शब्द थोड़ा सा नरम होते हुए बोला, तुम बाहर जाओ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। शब्द को खुद के लिए इतना फिक्रमंद होते देख बाड़ी बहुत खुश हुई। वह जैसे ही वो उठने की कोशिश करने लगी, उसके पैर में जोरों का दर्द हुआ और वो दर्द से चिल्लाती हुई फिर से वहीं बैठ गई। अब क्या हुआ, शब्द ने पूछा तो बाणी रोते हुए बोली, पैर में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। रुको, मैं अंदर आता हूँ, शब्द ने कहा तो बाणी घबरा कर बोली, नहीं प्लीज़। क्यों, शब्द ने पूछा तो बाणी सुकचाते हुए बोली, वो एक्चुअली मैंने कपड़े, डोंट वरी, मैं आंखें बंद रखूँगा। ये कहते हुए शब्द ने जाकर बाणी की कबर्ड से दूसरी नाइट ड्रेस निकाली और फिर उसे लेकर आंखें बंद करते हुए बाथरूम में आ गया। उसे ऐसे देखकर बाड़ी के रोतलू से चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये लो, पहन लो, शब्द ने नाइट ड्रेस बाड़ी की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो बाड़ी हिचकिचाते हुए बोली, मैं आपसे बहुत दूर हूँ, थोड़ा सा और आगे आइए। शब्द धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और बाड़ी की नज़र उसके चेहरे पर ही अटक गई। कितने क्यूट है ना ये, पर फिर भी पता नहीं क्यों हमेशा सड़ू बने रहते हैं। बाड़ी मन ही मन सोचने लगी और इतने में शब्द झल्लाते हुए बोला, और कितना आगे आना है, बस इतना ही। ये कहते हुए बाड़ी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे ड्रेस ले ली और जल्दी से ड्रेस पहनकर मुस्कुराते हुए बोली, हो गया। शब्द ने अपनी आंखें खोली और उसकी नज़रें भी बाड़ी की घबराई हुई नज़रों से जाकर मिल गई। दोनों कुछ पल के लिए वहीं रुक गए और फिर बाड़ी ने अपनी नज़रें झुका ली। शब्द ने भी उस पर से अपनी नज़रें हटा
इधर उधर देखते हुए बाड़ी को अपनी गोद में उठा लिया। शब्द का ये रूप देखकर बाड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। शब्द ने भी एक बार तिरछी नज़रों से बाड़ी की तरफ देखा तो बाड़ी ने अपनी बाहें शब्द के गले में डाल दी और शब्द उसे लेकर बाथरूम से बाहर आ गया। तुम बैठो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, शब्द ने बाड़ी को बेड पे बिठाते हुए कहा। नहीं, इस वक्त डॉक्टर को बुलाना ठीक नहीं होगा। मॉम डैड भी फालतू में परेशान हो जाएंगे। आप मुझे ड्रॉन से पेन किलर निकाल कर दे दीजिए, मैं सुबह तृषा के साथ डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, बाड़ी ने कहा तो शब्द बाड़ी के पैर की तरफ देखते हुए बोला। नहीं, ऐसे इग्नोर करना ठीक नहीं होगा, फ्रैक्चर भी हो सकता है, मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। बाड़ी उसे मना करने ही वाली थी पर उसका गुस्से वाला चेहरा देखकर रुक गई। शब्द ने डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। आधे घंटे में डॉक्टर आ गए और बाड़ी का चेकअप करने लगे। घर के सारे लोग चिंतित होकर बाड़ी के आसपास ही खड़े हो गए। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर, ऋषभ ने पूछा तो डॉक्टर बताने लगी। मिस्टर कपूर, लग तो रहा है कि इनके एंकल में हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है, पर सिक्योरिटी के लिए इनका एक एक्सरे निकलवाना पड़ेगा। अभी मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, प्लीज़ इन्हें टाइम पे देते रहिएगा। और हाँ, अगले कुछ दिनों तक इन्हें चलना फिरना बिल्कुल बंद करना होगा। बाड़ी की हालत के बारे में सुनकर सब उदास हो गए और डॉक्टर दवाई का पर्चा देकर चले गए। सुना ना तूने डॉक्टर ने क्या कहा? अब तू यहीं बेड पर बैठकर आराम करेगी, तुझे जो भी चाहिए होगा मुझे बोलेगी, समझी? मीरा ने बाड़ी को हिदायत देते हुए कहा। पर माँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बाड़ी ने कहा तो तृषा भी उसे डांटते हुए बोली। हाँ, वो तो दिख रहा है, पैर तुड़वा कर बैठी है और बोल रही है कि मैं ठीक हूँ। कान खोल कर सुन ले बाड़ी, अब तेरी कोई मनमानी नहीं चलेगी, तो कुछ दिनों तक सिर्फ आराम करेगी। तृषा सही कह रही है भाभी, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है और सही वक्त पर दवाइयों की। मैं जाकर दवाई लेकर आता हूँ, ये कहकर अंकित जाने लगा। तभी शब्द बोल पड़ा, तो रहने दे, वैसे भी ऑफिस से लेट आया है, थक गया होगा, मैं लेकर आता हूँ। शब्द की बातें सुनकर सब हैरान होकर उसे देखने लगी, पर शब्द उन्हें नज़रअंदाज करते हुए प्रिस्क्रिप्शन लेकर चला गया। शब्द जैसे ही दवाइयाँ लेकर कमरे में आया तो देखा बाड़ी आराम से सोई हुई है। उसे सोते हुए देख शब्द ने बिना किसी आवाज़ की दरवाज़ा बंद किया और फिर धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। तुम ये मत समझना कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई स्वीट कॉर्नर बनने लगा है। मैं ये सब जो भी कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये चोट मेरी वजह से लगी है। शब्द बाड़ी की तरफ देखते हुए बुदबुदाया। शब्द एक बार फिर से अपने दिल को समझाने की कोशिश करने लगा कि वो ये सब सिर्फ अपनी गिल्ट को कम करने के लिए कर रहा है, पर असल में तो बात कुछ और ही थी जिसे शब्द अभी मानना नहीं चाहता था। इसी उधेड़-बुन में रात गुजर गई और सुबह जब आँख खुली तो उसने देखा कि उसने अपना सिर बाड़ी के हाथ पे रखा हुआ है और बाड़ी बहुत धीरे से अपना हाथ निकाल कर उठने की कोशिश में लगी हुई है। ये देख कर शब्द तुरंत उठकर बैठ गया और नजरें चुराते हुए बोला, सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं यहीं पर सो गया। कोई बात नहीं, बाड़ी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाता हूँ, उसके बाद तुम्हें दवाई भी लेनी है। ये कहते हुए शब्द जाने लगा तो बाड़ी डरते हुए बोल पड़ी, ब्रश नहीं किया अभी? अरे यार, अब फिर से इसे गोद में उठा कर ले जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं जितना इससे दूर भागना चाहता हूँ उतना ही इसके करीब जाना पड़ रहा है, लेकिन ये सब हुआ भी तो मेरी वजह से यही है। अब तो इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। ये सोचकर शब्द बुझी हुई आवाज़ में बोला, चलो मैं लेकर चलता हूँ। शब्द बाड़ी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा और बाड़ी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए सोचने लगी, अगर मुझे पता होता कि पैर टूटने के बाद आप मेरी इतनी परवाह करेंगी तो मैं बहुत पहले ही अपना पैर तुड़वा लेती। ये क्या ज़बरदस्ती की मुसीबत गले पड़ गई है जिसकी शक्ल तक देखने से नफरत करता आया हूँ, उसे आज गोद में उठाकर घूमना पड़ रहा है। शब्द मन ही मन बड़बड़ाया और फिर बाड़ी को ले जाकर बाथरूम में बिठा दिया। ये रहा टूथपेस्ट, ब्रश, सॉप, सावर जेल, फेस पैक, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, शैम्पू और टॉवेल। जो कुछ भी करना है एक बार में ही कर लेना, क्योंकि मैं बार बार तुम्हें गोद में उठाकर अंदर बाहर नहीं करने वाला।
शब्द ने बाथरूम में मौजूद सारी चीज़ें बाड़ी के पास रखते हुए कहा। शब्द के इस व्यवहार से बाड़ी को हंसी आ गई, इसीलिए उसे झुकाकर चुपके से हंसती हुई बोली, जी अब मैं जा रहा हूँ, जब हो जाए तो बुला लेना। ये कहते हुए शब्द बाथरूम से बाहर आ गया और बाड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। लगभग 15-20 मिनट बाद बाड़ी ने शब्द को आवाज़ लगाई, सुनिए, हो गया? शब्द ने पूछा तो बाड़ी घबराते हुए बोली, ओह नहीं, तो फिर बुलाया क्यों? शब्द ने झल्लाकर पूछा तो हिचकिचाते हुए बोली, वो मेरे कपड़े नहीं हैं। अरे हाँ, कपड़े तो दिए ही नहीं तो पहनेंगी क्या? ये सोचकर शब्द लाता हूँ कहकर बाड़ी के कबर्ड से कपड़े निकालने लगा। जल्दी में शब्द के हाँ साड़ी और ब्लाउज़ ही लगा, इसीलिए उसे लेकर थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर साड़ी बाड़ी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो और फटाफट पहनो, क्योंकि मुझे भी तैयार होना है। मेरे हाथ आप तक नहीं पहुँच रहा, बाड़ी ने घबराते हुए कहा तो शब्द गुस्से में दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया, पर बाड़ी को सिर्फ तौलिए में देख उसने अपने हाथों से अपनी आंखें ढक ली और घबराते हुए बोला, सॉरी, वो मुझे याद नहीं रहा। आई एम रियली सॉरी, ये रहे तुम्हारे कपड़े। इतना कहकर शब्द ने बाड़ी की तरफ कपड़े बढ़ा दिए। आप साड़ी लेकर आए हैं? बाड़ी कपड़ों की तरफ देख कर बोली तो शब्द झल्ला कर बोला, यार अब तुम टिपिकल लड़कियों की तरह अपना ड्रेसिंग सेंस लेकर मत बैठ जाना प्लीज़। मुझे जो मिला है मैं ले आया, अब यही पहन लो। सॉरी, मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ, पर बात वो नहीं है, बाड़ी ने डरते हुए कहा तो शब्द चिढ़कर बोला, अच्छा तो फिर क्या बात है? पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए खड़ी नहीं हो पाऊँगी, और बैठे बैठे तो साड़ी नहीं पहन सकती ना, इसलिए। बाड़ी ने कहा तो इस बार शब्द खुद पर ही बड़बड़ाने लगा, अरे हाँ यार, लॉजिकल सी बात है, पर मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रही है ऐसी लॉजिकल बातें। ठीक है, तो फिर क्या लेकर आऊँ? शब्द ने पूछा तो बाड़ी मुस्कुराकर बोली, सूट। ओके, लेकर आता हूँ, कहकर शब्द आंखें बंद करके ही बाहर जाने लगा और तभी जाकर दरवाजे से टकरा गया। आउच! शब्द के मुंह से चीख निकली तो बाड़ी घबराकर बोल पड़ी, लगी तो नहीं? नहीं, बहुत मज़ा आया। अब दरवाजे से टकराऊँगा तो लगेगी ही ना। बड़ी आई, लगी तो नहीं, शब्द ने चिल्लाकर कहा तो बाड़ी ने फट से सॉरी कह दिया, लेकिन शब्द का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए वो चिल्लाते हुए बोला, यू शुड बी, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ये कहते हुए शब्द बाहर आ गया और बाड़ी मुस्कुराकर सोचने लगी, आप मेरी वजह से इतने परेशान हो रहे हैं, फिर भी किसी की मदद नहीं ले रहे हैं, सब खुद ही कर रहे हैं। पहली बार आपको परेशान देखकर भी मुझे खुशी हो रही है। शब्द ने आकर कबर्ड से सूट निकाला और जाकर बाड़ी को दे दिया। बाड़ी ने कपड़े पहन लिए और फिर से शब्द को आवाज़ लगाया, हो गया, आ रहा हूँ, नौकरी बना लिया है मुझे। बड़बड़ाते हुए शब्द बाथरूम में पहुँच गया और फिर से बाड़ी को गोद में उठाकर कमरे में ले आया। शब्द बाड़ी को बेड पे बिठाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा और बाड़ी मुस्कुराती हुई उसे निहारने लगी। कुछ ही देर में शब्द तैयार हो गया और वो जैसे ऑफिस के लिए निकलने लगा, तभी उसका फ़ोन बजा। हेलो, शब्द ने फ़ोन उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज़ आई, हेलो सर, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपको याद दिलाना है कि आज 12 बजे आपकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर गुप्ता के साथ, आपकी वाइफ के एक्सरे और चेकअप के लिए। तो आप आ रहे हैं या मैं पोस्टपोन कर दूँ? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। ये सोचकर शब्द सकपकाते हुए बोला, नहीं, पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। ओके सर, हैव अ गुड डे, कहकर लड़की ने फ़ोन रख दिया और शब्द बाड़ी की तरफ देखते हुए बोल पड़ा, हॉस्पिटल से फ़ोन था, तुम्हारी अपॉइंटमेंट है 12 बजे, मैं अंकित को बोल देता हूँ, वो ले जाएगा। ये सुनकर बाड़ी का चेहरा उतर गया। शब्द ने बाहर हॉल में बैठी त्रिशा और मीरा से जाकर पूछा तो पता चला कि अंकित ऑफिस के लिए निकल चुका है। और डैड कहाँ हैं? शब्द ने पूछा तो मीरा ने बताया कि वो अपनी किसी दोस्त से मिलने गए हैं। क्या हुआ, कुछ काम था? त्रिशा ने पूछा तो शब्द उसे बताने लगा, वो हॉस्पिटल से फ़ोन आया था बाड़ी के चेकअप के लिए, डैड और अंकित नहीं हैं,
तो तुम उसे लेकर चली जाओगी प्लीज़। शब्द की बात सुनकर तृषा तपाक से बोल पड़ी, नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ। क्यों? शब्द ने पूछा तो तृषा कुछ सोचते हुए बोली, वो मुझे मुझे ठीक से कार ड्राइव करनी नहीं आती है ना। कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर भेज दूंगा। शब्द ने कहा तो तृषा फिर से बहाना बनाते हुए बोली, हाँ पर मैं उसे कार में बिठाऊंगी कैसे? वो चल भी नहीं पाती तो सीढ़ियाँ कैसे उतरेगी? एक काम करो, तुम भी लेकर जाओ उसे। मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है। शब्द ने कहा तो इस बार मीरा बोल पड़ी, अरे तो मीटिंग अंकित अटेंड कर लेगा ना, और फिर मीटिंग वाड़ी की सेहत से बढ़कर तो नहीं है ना। मैं जानती हूँ तेरी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है, पर हमारे लिए वो हमारी बेटी जैसी है और हमें उसकी बहुत परवाह है। इसलिए अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए जाकर उसका चेकअप करवा दे, फिर पूरी ज़िंदगी अटेंड करते रहना अपनी मीटिंग। ओके। इतना कहकर शब्द अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए सोचने लगा, वैसे भी ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए जब तक बाड़ी ठीक नहीं हो जाती मुझे न चाहते हुए भी उसकी केयर करनी पड़ेगी, वरना मेरा गिल्ट मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। शब्द कमरे में आया तो देखा बाड़ी मुंह लटका कर बैठी हुई थी। इसे क्या हुआ? अभी तो बहुत हंस रही थी, शायद दर्द हो रहा होगा। ये सोचते हुए शब्द नरमी से बोला, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? नहीं, बाड़ी ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर ऐसे मुंह क्यों बनाया है? शब्द ने पूछा तो बाड़ी उदास होकर बोली, बस ऐसे ही, ऐसे मुंह बनाना छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल चलना है। शब्द ने कहा तो बाड़ी को लगा कि वो अंकित के साथ जाने वाली है, इसीलिए वो अभी भी मुंह लटका कर बैठी रही। ये देख शब्द चिल्लाते हुए बोला, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, तुम्हारा चेकअप करवाने के अलावा भी मुझे बहुत काम है, इसीलिए थोड़ा जल्दी करो। ये सुनकर बानी मुस्कुराते हुए बोली, आप चल रहे हैं मेरे साथ? ये सच में अजीब है, कब हंसने लगती है कब रोने लगती है, कुछ पता नहीं चलता। ये सोचकर शब्द खींचकर बोला, हाँ अंकित ऑफिस चला गया है, इसीलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच भगवान, आखिरकार आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनना शुरू कर ही दिया। बाड़ी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और उसे मुस्कुराते देख शब्द फिर से बोल पड़ा, अब हंसती ही रहोगी या तैयार भी होगी? वो कंघी चाहिए, बाड़ी ने मासूमियत से कहा तो शब्द झल्लाकर बोला, हाँ हाँ दे रहा हूँ। शब्द ने बाड़ी को कंघी लाकर दे दी। बाड़ी ने अपने बाल बना लिए, अब चले? शब्द ने पूछा तो बाड़ी डरते हुए बोली, एक चीज़ रह गई। अब क्या? शब्द ने पूछा तो बाड़ी सहम कर बोली, सिंदूर। ये सुनकर शब्द बाड़ी की तरफ बढ़ा और उसे गोद में उठाकर ड्रेसिंग टेबल के पास बिठाते हुए बोला, जो करना है फटाफट कर लो, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। बाड़ी ने सिर्फ इतना ही कहा और फिर मन में सोचने लगी, केयर करना चाहती है पर दिखाना नहीं चाहती। 15 मिनट में बाड़ी तैयार हो गई और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बाड़ी की रिपोर्ट देखते हुए कहा, आई वॉज राइट मिस्टर कपूर, इनके पैर में फ्रैक्चर है, घबराने वाली तो कोई बात नहीं है ना डॉक्टर? शब्द ने चिंतित होकर पूछा तो डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, नहीं घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस इन्हें कुछ दवाइयाँ और कुछ दिन प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, देन सी विल बी ऑल राइट। ओके डॉक्टर, तो अभी मैं इसको घर ले जा सकता हूँ? शब्द ने पूछा। हाँ बिल्कुल, पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये अपनी मेडिसिन टाइम पर ले और प्रॉपर रेस्ट करिए, इनके पैर पर ज़रा सा भी जोर नहीं पड़ना चाहिए, डॉक्टर ने हिदायत देते हुए कहा। ओके डॉक्टर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए शब्द बाड़ी को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ गया और उसे कार में बिठाते हुए बोला, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं फार्मेसी से मेडिसिन लेकर आता हूँ। ओके, बाड़ी ने बुझी हुई आवाज़ में कहा तो शब्द आता हूँ कहकर वहाँ से चला गया। शब्द का ये केयरिंग साइड बाड़ी पहली बार देख रही थी और मन ही मन बहुत खुश भी हो रही थी, पर आज जल्दी जल्दी में उसने नाश्ता नहीं किया था, इसीलिए उसे जोरों की भूख भी लग रही थी। इसी वजह से ना चाहते हुए भी
उसके चेहरे पे 12 बजे हुए थे। 10 मिनट बाद जब शब्द मेडिसिन लेकर आया तो देखा कि बाड़ी का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? शब्द ने बाड़ी को उदास देखकर पूछा तो बाड़ी बिना कुछ कहे ना में सिर हिलाने लगी। फिर शब्द ने भौहें चढ़ाकर पूछा, आप डांटेंगे तो नहीं ना? बाड़ी ने डरते हुए कहा, मैं क्या तुम्हें कोई राक्षस लगता हूँ जो हमेशा डांटता ही रहूँ क्या? शब्द ने चिल्लाकर कहा तो बाड़ी उदास होकर बोली, देखा आप अभी भी डांट ही रहे हैं। ओके ओके, नहीं डांटूंगा, बताओ। शब्द ने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए कहा, वो मुझे भूख लगी है। बाड़ी ने बुझी हुई आवाज़ में कहा तो शब्द को भी याद आ गया कि जल्दी जल्दी में आज बाड़ी ने नाश्ता नहीं किया था। वो पहले नहीं बोल पा रही थी। शब्द ने आंखें दिखाकर कहा तो बाड़ी सहम गई। बाड़ी को डरते देख शब्द एक बार फिर से अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं फिर घर चलते हैं। ये सुनकर बाड़ी बहुत खुश हुई और उसकी भूख तो अब और भी बढ़ गई क्योंकि शादी के बाद आज पहली बार वो शब्द के साथ खाना खाने वाली थी। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद शब्द का फेवरेट रेस्टोरेंट आ गया। शब्द ने नीचे उतर कर वेटर को व्हील चेयर लाने का इशारा किया। वेटर व्हील चेयर लेकर आ गया और शब्द ने धीरे से बाड़ी को कार से उतार कर व्हील चेयर पर बिठा दिया और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर बैठ गए। शब्द बाड़ी की तरफ मेनू कार्ड बढ़ाते हुए बोला, जो भी खाना है ऑर्डर कर लो। और आप? बाड़ी ने धीरे से आवाज़ में पूछा तो शब्द जेब से अपना फ़ोन निकाल कर मेल चेक करते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है। शब्द फ़ोन में लग गया और बाड़ी ने अपने साथ साथ शब्द के लिए भी उसका फेवरेट खाना ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर में वेटर ने खाना टेबल पर लगा दिया और शब्द की तरफ कॉफ़ी मग बढ़ाते हुए बोला, सर योर ब्लैक कॉफ़ी। मैंने ऑर्डर नहीं की, शब्द ने कहा तो वेटर मुस्कुराते हुए बोला, मैम ने की है। वेटर शब्द के सामने कॉफ़ी रख कर चला गया और शब्द भौहें चढ़ाकर बाड़ी की तरफ देखने लगा। वो आपने भी नाश्ता नहीं किया था ना, इसीलिए मैंने आपके लिए भी नाश्ता मंगा लिया। बाड़ी ने नज़र झुकाकर कहा तो शब्द ने अपने फ़ोन किनारे करते हुए टेबल पर देखा। वहाँ उसका फेवरेट वाइट सॉस पास्ता रखा हुआ था। आप अब इसने मंगा लिया है तो खा लेता हूँ, वैसे भी यहाँ तमाशा नहीं करना चाहिए। ये सोचकर शब्द फ़ोन किनारे रखकर पास्ता खाने लगा। शब्द को खाते देख बाड़ी भी खुश होकर नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर में दोनों ने अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया और फिर दोनों घर के लिए निकल गए। शब्द बाड़ी जैसे ही घर आए तो देखा कि बाड़ी के माता पिता और उसका छोटा भाई बाड़ी की चोट के बारे में सुनकर उससे मिलने आए हुए थे। अपने माता पिता को देखते ही बाड़ी की आंखों में आंसू आ गए। बाड़ी को भावुक होते देख शब्द ने उसे वहीं सोफे पे बिठा दिया और ख़ुद कमरे में आकर कपड़े बदलने लगा। कैसी है तू और ये चोट कैसे लगी तुझे? बाड़ी की माँ ने रोते हुए पूछा तो बाड़ी उनके आंसू पोंछते हुए बोल पड़ी, मैं ठीक हूँ माँ, और ये तो बस छोटी सी चोट है। डॉक्टर ने भी कहा है कि जल्दी ही ठीक हो जाएगी, आप रोइए मत प्लीज़। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना तुझे बेटा? बाड़ी के पिता ने पूछा तो बाड़ी मुस्कुराकर बोली, नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सच में ठीक है नदी, या सिर्फ हमें दिखाने के लिए बोल रही है? इस बार बाड़ी के छोटे भाई प्रणव ने चिंतित होकर पूछा तो बाड़ी प्यास उसके गाल खींचते हुए बोली, अरे मैं सच में ठीक हूँ मेरे गोलू मोलू। आई थिंक अब बाड़ी को उसके माँ पापा से बात करने देते हैं, तब तक किचन में चलकर खाने की तैयारी कर लेते हैं। मीरा ने त्रिशा से कहा तो त्रिशा मुस्कुरा कर बोली, आप चलिए आंटी, मैं ज़रा शब्द से बाड़ी की दवाइयाँ वगैरह पूछ कर आती हूँ। हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई कि क्या बताया डॉक्टर ने। तू एक काम कर, तो शब्द को नीचे ही बुला ला, वैसे भी इन दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो खाना भी खा लेंगी। मीरा ने कहा तो त्रिशा ओके आंटी कहकर वहाँ से चली गई और मीरा भी किचन में आकर खाने की तैयारी करने लगी। मीरा और त्रिशा के जाते ही वाणी की माँ रोते हुए वाणी से पूछने लगी, बेटा तू सच सच बता, कहीं शब्द ने तो कुछ? इससे पहले वाणी की माँ अपनी बात कह पाती,
बाड़ी घबराकर उन्हें बीच में ही रोकते हुए बोल पड़ी, कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? माना शब्द मुझे अपनी पत्नी नहीं मानती, पर वो कभी ऐसी हरकतें भी नहीं करती। कभी कभी लगता है कि हमने तेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है बेटा। तुझे एक ऐसे इंसान के हवाले कर दिया है जिसे तेरी कदर तक नहीं है। बाड़ी के पिता ने उदास होकर कहा तो बाड़ी उन्हें समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आपने शब्द को देखा पर माँ पापा को नहीं देखा। वो कितना प्यार करते हैं मुझसे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। और आपने देखा नहीं, अब तो शब्द भी मेरी परवाह करने लगे हैं। जब से मुझे चोट लगी है वही तो सब कुछ कर रहे हैं। बाड़ी ने अपने माता पिता को पूरी बात बताई तो बाड़ी की माँ खुश होकर बोली, अगर ऐसा है फिर तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, अब तो मेरे दिल का बोझ भी थोड़ा सा हल्का हो गया। बस अब तो ऊपर वाली सी ही प्रार्थना है कि तुम दोनों में सब जल्दी से ठीक हो जाए। बानी के पिता ने भी मुस्कुरा कर कहा, हो जाएगा पापा, अब मुझे पूरी उम्मीद है। बानी ने खुश होकर कहा तो प्रणव उन सब का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अच्छा अब आप सबकी बातें पूरी हो गई हों तो क्या मैं अपनी दीदी से बात कर सकता हूँ? मुझे पता है तुझे क्या बात करनी है। बानी की माँ ने गुस्से में उसके सिर को ठोंकते हुए कहा, आज तो रहने ही दो माँ, आप तो रहने ही दो माँ। प्रणव ने मुंह बनाकर कहा तो बानी हंसते हुए बोली, अच्छा तू मुझे बता क्या बात है। देखो ना दीदी, मैं कब से पापा से कह रहा हूँ कि मुझे एक बाइक लाकर दे दे। तुझे पता है ना कॉलेज से घर कितना दूर है। मैं ऑटो से जाता हूँ तो रोज़ लेट हो जाता हूँ। प्रणव ने उदास होकर कहा तो बानी के पिता बोल पड़ी, ये सब इसके बहाने हैं। इसे सिर्फ बाइक पर अपने दोस्तों के साथ घूमना है। वैसे भी तुझे खुद से अकल नहीं है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। प्राइवेट जॉब है मेरी, सब कुछ तो तुम दोनों की पढ़ाई और बाड़ी की शादी में। कहते कहते बाड़ी के पिता भावुक हो गए। वो बाड़ी की आंखों में भी आंसू आ गए, पर वो उन्हें छुपाते हुए प्रणव से बोल पड़ी, तू चिंता मत कर। जब मैं स्कूल टीचर थी तब मैंने थोड़ी सी सेविंग की थी। मैं उससे तुझे बाइक दिला दूंगी। अरे पर वो तो तेरी मेहनत की कमाई है ना। और तेरे पापा ठीक कह रहे हैं, इसे बाइक की कोई ज़रूरत नहीं है। बाड़ी की माँ ने कहा तो बानी उन्हें समझाते हुए बोली, माँ आप जानती हो ना कि हम दोनों को अपनी हैसियत का हमेशा से पता है। हमने कभी भी आपसे कुछ भी फिजूल नहीं मांगा। अगर आज प्रणव बाइक मांग रहा है तो ज़रूर इसे इसकी ज़रूरत होगी। बाड़ी की बात सुनकर प्रणव बहुत खुश हो गया और आकर बाड़ी के गले से लग गया। अच्छा बता कितने में आएगी बाइक? बाड़ी ने मुस्कुराकर पूछा तो प्रणव कुछ सोचते हुए बोला, 70 तक की आ जाएगी, पर मेरे पास तो केवल 65 ही हैं। बानी ने उदास होकर कहा तो प्रणव झट से बोल पड़ा, तो क्या हुआ, आप जीजू से ले लो ना। नहीं प्रणव, तू तो जानता है कि तेरे जीजू ने मुझे अब तक अपनी बीवी होने का दर्जा नहीं दिया है। जब वो मुझे पर कोई हक नहीं जताती तो मैं कैसे उन पर कोई हक जता सकती हूँ। बाड़ी ने उदास होकर कहा और उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये सारी बातें कमरे से नीचे आते वक्त शब्द ने सुन ली थी। ये अब कपूर ख़ानदान की बहू है। इसकी एक साइन से BMW तक आ सकती है, फिर भी ये अपने भाई के लिए अपने कमाए हुए पैसों से ही गिफ्ट लेना चाहती है। मैंने इसे अपनी पत्नी नहीं माना, इसीलिए मेरे पैसों पे अपना हक भी नहीं समझती। स्ट्रेंज, आजकल के टाइम में जहाँ सब पैसे के पीछे भागते हैं वहाँ कोई ऐसा भी होता है क्या? ये सोचकर शब्द वहाँ से जाने लगा, पर तभी उसके दिल में एक ख्याल आया और उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर अपने पीए राहुल का नंबर डायल किया। यस सर, राहुल ने पूछा। मुझे लेटेस्ट मॉडल की बाइक आधे घंटे के अंदर मेरे घर के बाहर चाहिए। शब्द ने कहा तो राहुल मुस्कुराकर बोला, हो जाएगा, और मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊँगा, मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। शब्द ने कहा तो राहुल ने ओके सर कहकर फ़ोन रख दिया। सब बैठकर बातें कर रहे थे, तभी मीरा वहाँ आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, खाना लग चुका है, चलिए सब लोग चल के खाना खा लीजिए। और बाड़ी बेटा, तूने तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं तेरे लिए यही खाना भिजवाती हूँ। नहीं माँ,
मैंने बाहर शब्द के साथ खाना खा लिया है, माड़ी ने मुस्कुराकर कहा तो मीरा खुश होकर बोली। अच्छा, फिर तू यहीं आराम कर। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाने लगे। तब तक दरवाजे की घंटी बजी। शायद राहुल बाइक लेकर आया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। ये सोचकर शब्द ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा ऋषभ और अंकित खड़े थे। अच्छा, तो तू आज ऑफिस इसीलिए नहीं आया क्योंकि तू यहाँ गेट कीपर बना हुआ है? अंकित ने हंसकर शब्द को छेड़ते हुए कहा तो शब्द मुँह बनाकर बोला, कुछ भी मत बोल, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। अगर आज तू जल्दी नहीं आ गया होता तो मैं भी यहाँ नहीं फंसा होता। अच्छा, तो तू यहाँ फंस गया था? पर जहाँ तक मुझे पता है शब्द कपूर को तो कोई फंसा नहीं सकता। अंकित ने कहा तो शब्द खींच कर बोला, यार तू बकवास बंद कर और जाकर खाना खा, मेरा दिमाग मत खा। अंकित हंसते हुए वहाँ से चला गया और थोड़ी देर में फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पे आकर बैठ गया। कैसे हैं आप दोनों? अंकित ने वाणी के माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए पूछा। हम ठीक हैं, तुम कैसे हो बेटा? वाणी के पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ, अंकित ने मुस्कुराकर कहा। डाइनिंग टेबल पर अंकित ने अपनी बातों से सबको हंसाना शुरू कर दिया और उसकी बातों से वाणी के माता पिता के चेहरे पर भी हंसी आ गई। शब्द अभी भी दरवाजे पे खड़ा होकर राहुल का इंतज़ार कर रहा था। कहाँ रह गया ये, कॉल ही कर लेता हूँ। ये सोचकर शब्द ने जैसे ही अपना फ़ोन निकाला, सामने से राहुल आता दिखाई दिया। ये लीजिए सर, एकदम लेटेस्ट मॉडल है, अभी नई आई है मार्केट में। राहुल ने बाइक की चाबी शब्द को पकड़ाते हुए कहा। ओके, और इसका पेपर वर्क और इंश्योरेंस देख लेना, जितना जल्दी हो सके करवा कर मुझे दे देना। शब्द ने बाइक पर नज़र डालते हुए कहा तो राहुल ओके सर कहकर वहाँ से चला गया। राहुल के जाते ही शब्द दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गया। सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे। उन सब को एक साथ देखकर शब्द मन ही मन सोचने लगा, यार खरीद तो ली है पर इसे दूँ कैसे? मैंने तो आज तक वाड़ी के घर वालों से बात तक नहीं की है। ये सोचते हुए शब्द ने मीरा को आवाज़ लगाई और बिना किसी देरी के उसे पूरी बात बता दी। शब्द ने पहली बार वाड़ी के परिवार वालों के लिए कुछ किया है, ये जानकर मीरा बहुत खुश हो गई। माँ आप ये प्रणव को दे देना, शब्द ने बाइक की चाबी आगे बढ़ाते हुए कहा तो मीरा मुस्कुरा कर बोली, बेटा तू खुद क्यों नहीं देता? नहीं माँ प्लीज़ आप ही दे दो ना, जिद करते हुए कहा तो मीरा उसकी बात मान गई। चाबियाँ देकर शब्द कमरे में चला गया और मीरा मुस्कुराते हुए हॉल में आ गई। ये लो बेटा, तुम्हें जो चाहिए था वो बाहर पार्किंग एरिया में है। मीरा ने प्रणव की तरफ चाबी बढ़ाते हुए कहा तो प्रणव बहुत खुश हो गया और बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आया। मीरा ने उन सबको सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सब खुश हो गए। पर वाणी और उसके माता पिता को ये ठीक नहीं लगा, इसलिए वाणी भारी आवाज़ में बोल पड़ी, नहीं माँ, प्रणव ये बाइक नहीं ले सकता। पर क्यों बेटा? मीरा ने चौंक कर पूछा तो वाणी उदास होकर बोली, बहुत सारे कारण हैं माँ। पहला तो ये है कि हम दोनों को इतनी महंगी चीज़ों की आदत नहीं है। दूसरा ये कि शब्द की किसी चीज़ पर अब तक मेरा हक नहीं है, तो प्रणव का कैसे हो सकता है? वाणी बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी, इसे इतनी महंगी बाइक की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे बाइक दिला देंगे, वाणी की माँ ने मुस्कुरा कर कहा। पर इससे पहले मीरा कोई जवाब देती तिरसा बोल पड़ी, पर वाणी ये तो शब्द की तरफ से गिफ्ट है ना, और गिफ्ट भी महंगा सस्ता नहीं देखती। अगर उन्हें गिफ्ट ही देना था तो खुद आकर देना चाहिए था ना। ऐसे मेरी बातें सुनकर देने का क्या मतलब? और मैं पहले ही भी कह चुकी हूँ कि मैं ऐसे ही खुश हूँ, उन्हें मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वाणी ने इस बार नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा तो पीछे खड़ा शब्द से घूरते हुए बोल पड़ा, माँ मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने गलती से बात सुन ली और मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, इसीलिए मैंने कर दिया। ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए लिया है पिड़ो, इसीलिए किसी और को बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। यू टेक इट एंड एंजॉय, और आगे से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोलना। ये कहते हुए शब्द ने पिड़ो को बाइक की चाबी पकड़ा दी। पिड़ो ने भी खुश होकर चाबी ले ली और मुस्कुरा कर बोला, ओके जीजू, बहुत देर हो गई है,
अब हमें चलना चाहिए, वाणी के पिता ने कहा तो शब्द पहली बार झुककर उनका आशीर्वाद लेते हुए बोला, आते रहिएगा, ज़रूर बेटा। वाणी के पिता ने खुश होकर कहा और फिर वो लोग हंसी खुशी वहाँ से चले गए। आज पहली बार हुआ था कि वाणी अपने माता पिता के जाने पर इतनी ज़्यादा दुखी नहीं थी, क्योंकि आज पहली बार शब्द ने उसके माता पिता से बात की थी। उसके भाई को गिफ्ट ला कर दिया था। सिर्फ वाणी ही नहीं, घर के सारे लोग धीरे धीरे ही सही पर वाणी के करीब आने लगे थे। अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा था। घर के सब लोग हॉल में बैठ कर इसी बात पे चर्चा कर रहे थे। तब तक शब्द भी वहाँ आ गया। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तेरे कमरे में ही आने वाला था, अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा तो शब्द उसके बगल वाले सोफे पे बैठते हुए बोला, क्यों, कोई काम था? वो मैं सोच रहा था कि भाभी के लिए हमें एक मेल नर्स अपॉइंट कर लेनी चाहिए, अंकित ने कहा तो शब्द चौंक कर बोला, क्यों, क्या हुआ? अभी आंटी बता रही थी कि डॉक्टर ने भाभी को चलने फिरने से मना किया है, तो कोई तो होना चाहिए ना जो उनका ख्याल रखे। बाकी घर वाले तो भाभी को गोद में उठा नहीं पाएंगे और मैं और तू तो हर वक्त घर पर रह नहीं सकती। इसीलिए अंकित ने त्रिशा की तरफ देखते हुए कहा। त्रिशा और बाकी के घर वाले भी उसका इरादा समझ गए, इसीलिए वो भी उसका साथ देने लगे। हाँ, अंकित सही कह रहा है ऋषभ, वो आपके फ्रेंड का बेटा है ना, क्या नाम है उसका? अविनाश। वो भी तो नर्स है ना, एक काम करते हैं उसे ही बुला लेते हैं, मीरा ने ऋषभ से कहा। ऋषभ अपना फ़ोन निकालते हुए बोला, हाँ अच्छा याद दिलाया तूने, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। अरे ये सब लोग क्या कर रहे हैं? मैं किसी और के साथ कैसे कंफर्टेबल हो सकती हूँ, ये सोचकर वाणी हिचकिचाते हुए बोली। अरे पर पापा, इससे पहले वाणी अपनी बात पूरी करती ऋषभ बोल पड़ी। अरे बेटा वो बहुत अच्छा लड़का है, तुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने देगा। और वो तो शब्द का भी दोस्त है ना शब्द? ऋषभ ने शब्द की तरफ देखकर पूछा तो सब मन ही मन बड़बड़ाने लगा। दोस्त? मुझे तो इस वक्त वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा है, क्या करूं, कैसे रुकूं? शब्द को कोई तरीका नज़र नहीं आया, इसीलिए उसने भी सिर हिलाकर कह दिया। तो फिर ठीक है अंकल, आप उसी को बुला लीजिए, उससे तो शब्द को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना शब्द? अंकित ने मुस्कुराकर पूछा तो शब्द मुंह बनाते हुए बोला, आप लोगों को जो ठीक लगता है कीजिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इतना कहकर शब्द वहाँ से चला गया और बाकी के लोग उदास होकर बैठ गए। तुम्हारा ये प्लान शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया, त्रिशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा तो अंकित हंसते हुए बोल पड़ा। जब भी मैं कोई प्लान बनाता हूँ तो उसका बैकअप हमेशा अपने पास रखता हूँ। ये मेरा प्लान था, ये मेरा प्लान ए था, प्लान बी भी बाकी है। अब इसमें क्या प्लान बी हो सकता है? शब्द तो चला गया ना? ऋषभ ने हैरानी से पूछा तो अंकित मुस्कुराते हुए बोला, शब्द गया नहीं है अंकल, मैंने उसे जान ही लिया है। वो क्या है ना कि कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सब एक साथ बोल पड़ी। अंकित कहते हैं, यार कभी तो क्रेडिट दिया करो मुझे, अंकित ने मासूमियत से कहा तो सब हंसने लगे और वाणी के उदास चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अरे बाबा, सारा क्रेडिट तुझे ही मिलेगा, पर तू पहले प्लान तो बता, ऋषभ ने हंसते हुए पूछा तो अंकित बड़ी बेफिक्री से बोला, प्लान बहुत सिंपल है अंकल, आपको बस अविनाश को कॉल करके यहाँ बुलाना है, बाकी हम दोनों संभाल लेंगे। ऋषभ ने अविनाश को कॉल कर दिया और थोड़ी ही देर में अविनाश वहाँ आ गया। उसके आते ही अंकित ने उसे सारा प्लान समझा दिया। तो समझ गया ना तुझे क्या करना है? अंकित ने पूछा तो अविनाश डरते हुए बोला, समझ तो गया, पर थोड़ा डर लग रहा है, अगर शब्द को बुरा लगा तो उसकी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा, अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ यार कमेंट करके बता दिया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे थोड़ी सी निराशा हो जाती है, पता नहीं क्यों आप लोग कमेंट नहीं करते हो। बताने में क्या ही हर्ज है? अच्छी लग रही है कहानी तो बताइए, नहीं लग रही है तो भी बता दीजिए।